देन हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला टर्म क्या होता है आपका रिलेटिव डेंसिटी। इसको सुन लो क्या होता है, इसको आपने थोड़ा सा 9th में भी पढ़ा होगा। रिलेटिव डेंसिटी इसका दूसरा नाम होता है बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी, भी यही होता है। इट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। एक्चुअल में जो रिलेटिव डेंसिटी है इट इज आरडी, एंड आरडी इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। So relative density or specific gravity is a ratio of density of water, density of substance to density of water. जैसे for example, relative density of mercury is 13. This is for mercury. Now, what does it mean? If relative density of mercury is 13, what does it mean? It means density of mercury is 13 times heavier than your density of water. ठीक है, water की density कितनी? Your density of water is 10 to power 3, which is 1000 kg per meter cube. ठीक है ना? अब देखो density of water अगर मालूम है और relative density मालूम है, so you will easily find density of any substance. Mercury की density क्या हो जाएगी? Relative density into density of वाटर, ठीक है। मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी 13 और वाटर की रिलेटिव डेंसिटी आपकी 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जो डेंसिटी है ना वो चेंज भी होता है, ठीक है। डेंसिटी आपका टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, डेंसिटी आपका प्रेशर के साथ चेंज होता है, ठीक है। देयर आर मेनी रिलेशंस ऑफ डेंसिटी विद प्रेशर एंड टेम्परेचर, ओके। तो वो सब चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट डेंसिटी जो मैं बता रहा हूं, दिस डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, एंड 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर पे और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है वाटर की डेंसिटी 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब ये रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है आप समझ गए, ठीक है। नाउ आगे हमको पढ़ना है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो डिस्कस हम वही करने वाले हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसका दूसरा नाम होता है बेटा, इसी को बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। मींस जब ये प्रिंसिपल आप पढ़ लोगे तो कोई भी बॉडी फ्लोट क्यों करता है किसी लिक्विड में, ये हम लोग डिफाइन कर पाएंगे आफ्टर गेटिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल अपन जल्दी से देखें कि ये प्रिंसिपल बोलता क्या है, ठीक है। कंसीडर कि मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में वाटर है, ठीक है ना, क्या कोई भी लिक्विड है। अब इसमें हमने क्या किया बेटा, एक दूसरी बॉडी को डिप कर लिया, ठीक है ना। एक कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड है और लिक्विड में हमने क्या किया है, किसी दूसरी बॉडी को डिप किया है, ठीक। कोई भी बॉडी जब किसी लिक्विड में इमर्स होता है बेटा तो वो अपने कुछ वेट को लूज कर देता है। किसी भी बॉडी को आप किसी लिक्विड में डालोगे तो वो अपना कुछ वेट लूज कर देगा, समझ में आ रही है बात। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर अर्थ में खड़े हो, आपका वेट 50 kg है, मास 50 kg है, नॉट वेट, ठीक है। वेट क्या बन के आएगा, वेट इज मास इनटू ग्रेविटी, ओके। तो अगर मैं 50 kg का हूं और मैं मल्टीप्लाई कर दूं अपने मास को ग्रेविटी से, तो इट बिकम्स वेट, mg इज कॉल्ड एज वेट, ठीक है ना। 50 इंटू करिए आप 10, इट विल बी 500 न्यूटन, 500 न्यूटन, ठीक है। तो जो 500 न्यूटन है ये वेट है आपका। अब आपको पता है अगर मैं आपको पानी में ले जाऊं तो आपका जो वेट 500 न्यूटन कहां था, एयर में, वो उससे कुछ कम हो जाता है, ठीक है। क्यों कम हो जाता है, because inside water there is one more force which is called as force of buoyancy, force of buoyancy, ठीक है ना, या जिसको हम लोग बोलते हैं buoyant force, okay। now what do you mean by force of buoyancy और force of buoyant force? जब भी आप किसी भी विस्कस लिक्विड में, सॉरी विस्कस नहीं, किसी भी फ्लूइड में किसी सब्सटेंस को आप प्लेस करोगे, ठीक है ना, तो उसका वेट कुछ
कम हो जाएगा हमेशा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कभी आपने कुएं से अगर पानी खींचा हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जब तक बाल्टी जो है कुएं के अंदर होता है, पानी के अंदर, जब उसको पुल करोगे ना बेटा वेट पता ही नहीं चलता उसका, ठीक है। लेकिन जैसे ही कुएं से बाल्टी पानी बाहर आएगा आप देखोगे कि अचानक से वेट बढ़ जाएगी, ठीक है ना। या किसी बॉडी को आप पानी के अंदर डालकर उठाने की कोशिश करना, यू विल इजीली पिक दैट बॉडी, ठीक है। बट आउटसाइड द वाटर इट्स वेट इंक्रीजेस, बाहर जब आएगा तो उठाने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, वेट बढ़ जाएगा अचानक से, ठीक है। द रीजन बिहाइंड दिस इज द फोर्स ऑफ बॉयंसी। जब भी कोई बॉडी किसी लिक्विड के अंदर जाता है तो उस पर एक बॉयंट फोर्स लगता है, ठीक है ना। अब ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेटा हमको उसी के बारे में बताता है। ये बोलता है कि अगर कोई बॉडी किसी लिक्विड में गया, ठीक है ना, तो जितने पोर्शन से वो वाटर को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। जैसे देखिए ये बॉडी वाटर के अंदर आने के लिए कितने पोर्शन से वाटर को डिस्प्लेस किया होगा, तब जाके बॉडी का उतना पोर्शन अंदर गया होगा, ठीक है ना। अब बोलोगे सर कंप्रेस करके चला गया वाटर को, वो बॉडी कंप्रेस करके चली गई है वाटर में, ऐसा नहीं होता। लिक्विड और सॉलिड्स की वॉल्यूम को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। लिक्विड और सॉलिड्स को हम बोलते हैं कि ऑलमोस्ट दे आर इनकंप्रेसिबल, आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। मतलब अगर इस बॉडी को लिक्विड के अंदर जाना है तो उतने पोर्शन से पानी को हटाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। कभी कभी आपने देखा होगा जैसे पूरी बाल्टी भरी है और उसमें अगर आप मग डाल दो तो पानी बाहर गिरने लगता है। द रीजन बिहाइंड दिस इज जब वो मग अंदर गया तो जितने वॉल्यूम में वो अंदर गया होगा उतने वॉल्यूम के पानी को उसने बाहर गिरा दिया होगा। समझ में आ रही है बात? ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं धीरे धीरे, ओके। तो सबसे पहले हमको तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखना है, ठीक है। मैं लेट करता हूं कि जितना लेंथ बॉडी का लिक्विड के अंदर है, ठीक है ना, जितना लेंथ बॉडी का लिक्विड का अंदर के अंदर है वो x है। द लेंथ व्हिच इज इनसाइड द लिक्विड इज x। और ये बॉडी जो बेटा ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड यू नो, क्यूबॉइड यू नो, ठीक है ना। तो क्यूबॉइड की क्रॉस सेक्शन भी होगी, दैट क्रॉस सेक्शन एरिया इज a। इस बॉडी का जो भी क्रॉस सेक्शन है एरिया वो a। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द वॉल्यूम of this body? Volume of this body will be area into length। ये बता रखा है कि हमने आपको, कभी भी क्रॉस सेक्शन एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाता है, वॉल्यूम बन जाता है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी विल बी एरिया इनटू लेंथ। बट टेल मी द वॉल्यूम व्हिच इज इनसाइड द लिक्विड। मुझे वो वॉल्यूम बताइए जो लिक्विड के अंदर है। It is simply A into x. Why it is A into x? X is the length which is inside water, ठीक है ना। और A हो गई क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ में आ रही है बात? Yes. So this much volume of body is inside liquid and this is the total volume of body. Is it clear? Yes. अब आपको एक चीज बता दूं बेटा मैं, जिस लिक्विड में बॉडी डिप हो रही है, let its density is rho and the density of body is sigma, ठीक है ना। बॉडी की डेंसिटी सिग्मा है, लिक्विड की डेंसिटी rho है। नाउ सी वन मोर थिंग, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, जब भी कोई भी बॉडी बेटा लिक्विड के अंदर जाएगा तो जितना वो लिक्विड के अंदर होगा उतने वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। अब अगर उस डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम को, जितनी लिक्विड डिस्प्लेस हुई है, मेरे को ये बताइए कितनी लिक्विड डिस्प्लेस हुई है, जितना बॉडी का वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है उतना ही पोर्शन लिक्विड का बॉडी ने हटाया है। जितना पोर्शन उसने लिक्विड का हटाया है आप उस लिक्विड का वेट निकालिए। बताइए कैसे निकालेंगे वेट? यू नो मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, दिस इज मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एंड योर मास इज गिवन बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड into volume of liquid displaced, volume of liquid displaced. Now volume of liquid is A into x, so this will be rho into A into x. Is it clear? चाहूं तो मैं इसको b dash लिखते हुए चलूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। This is also b dash, okay। Now see
The weight of the liquid displaced is given by mass of the liquid displaced into gravity. Okay. Now, what will be the mass? The mass will be rho into V dash into G. ठीक है ना? Now see one thing. This much weight of liquid is displaced by the body. ठीक है ना? Of liquid. ठीक है? तो बेटा ये बॉडी ने जो लिक्विड हटाया है उसका वेट है. अब आपको एक चीज पता है, इतना ही वेट बॉडी अपना लूज कर देगा, इतना ही बॉडी वेट अपना लूज कर देगा इनसाइड दैट लिक्विड. हम इसको प्रूव भी करेंगे थोड़ी देर बाद. ठीक है ना? पहले आप देख लो आर्किमेडिक्स बोलना क्या चाहता है. आर्किमेडिक्स बोलता है बेटा कि जब भी आप लिक्विड के अंदर होगे तो आप फील करोगे एपरेंट वेट. एपरेंट वेट मतलब जो एक्चुअल वेट नहीं होगा. ठीक है ना? क्यों एक्चुअल वेट नहीं होगा? क्योंकि एक्चुअल वेट में से वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड माइनस हो जाएगा. सो इनसाइड द लिक्विड एनी बॉडी विल इज हैविंग इट्स एपरेंट वेट व्हिच इज एक्चुअल वेट माइनस weight of liquid displaced by the body. Weight of liquid displaced by the body, which is W dash. Is it clear? ये समझ में आया क्या हो रहा है? इसको मैं प्रूव भी करूंगा अभी. ठीक है ना? तो apparent weight of body is actual weight minus weight of liquid displaced by the body. Is it clear? समझ में आ रही है बात? अभी हम लोग इसको प्रूव भी करते हैं. ठीक है? चलिए जल्दी से देखिए इसका प्रूफ. लेकिन स्टेटमेंट आप लोग एक काम करें पहले लिख लें. आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट. ठीक है ना? स्टेटमेंट में ये लिखना है आपको, राइट? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट when a body is immersed fully or partially inside liquid, when a body is immersed fully or partially inside liquid, then it loses its weight, which is equal to the weight of liquid displaced by the body, which is equal to the weight of liquid displaced by the body, which is equal to the weight of liquid displaced by the body. ठीक है ना? That is, you will write W apparent, W actual minus W dash. W apparent, W actual minus W dash. ठीक है ना? वहां पे आप बता सकते हो W apparent is the weight of body inside liquid, W actual is actual weight of the body. ठीक है ना? माइनस W dash is weight of liquid displaced by the body. Weight of liquid displaced by the body. Now we are going to write its proof. ठीक है ना? बेटा प्रूफ लिखने के लिए मैं फिर से एक कंटेनर कंसीडर कर रहा हूं, एंड वी आर कंसीडरिंग वन बॉडी. This body is बेटा fully immersed inside the liquid. ये बॉडी जो है वो fully immersed है. ठीक है ना? This body is also cuboidal. ठीक है ना? अब cuboidal है मतलब बेटा टॉप से ये है x वाली डेप्थ पे. It is that depth x. और जो बेस होगा, बेस वाला सरफेस, it is at depth x plus l. Now tell me what is l? L is the length of the cuboid. Cuboid की जो भी लेंथ है वो L. Is it clear? Cuboid की लेंथ L. Now see. तो consider a body आप कर सकते हो of density sigma and the density of liquid is rho. This body is inside x depth from the surface of water. Okay. So the base of the block is at depth L plus x. अब एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, इसमें राइट साइड से जितना प्रेशर लग रहा होगा उतना ही प्रेशर लेफ्ट से भी लग रहा होगा. क्यों? बिकॉज फ्लूइड प्रेशर को मतलब होता है डेप्थ से.
राइट साइड के मैं जिस डेप्थ पे हूं, आप देखिए उतने ही डेप्थ पे मैं लेफ्ट साइड के लिए भी हूं, ठीक है। लेकिन एक चीज आप ऑब्जर्व करिए, टॉप को और बॉटम को। बेटा टॉप की डेप्थ और बॉटम की डेप्थ अलग अलग है कि नहीं है? थोड़ा ध्यान से देखिए, टॉप की डेप्थ कितनी है? x, बॉटम की l प्लस x। अब आपको पता है अगर मैं दो पॉइंट यहां कंसीडर करूं, हियर इफ इट इज पॉइंट p एंड हियर इट इज पॉइंट q, तो दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर अलग अलग होगा कि नहीं होगा? ऊपर कितना होगा पॉइंट p पे प्रेशर? टेल मी व्हाट इज द फार्मूला फॉर प्रेशर? मैं लिख रहा हूं एट पॉइंट p, ओके, वी आर राइटिंग एट पॉइंट p, your pressure will be at point p, ठीक है ना? प्रेशर एट पॉइंट p is rho g x, ठीक है ना? Therefore आप जानते हैं थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट इज प्रेशर इनटू एरिया। अब बेटा एरिया तो दोनों सरफेस का सेम होगा। Here you will see top most surface is having area A, bottom most surface is also having area A, so area for both the surfaces will be same। so जब thrust लग रहा होगा, thrust means perpendicular जो force लग रही होगी वो force जो body को नीचे डिप कर रही है, ठीक है ना? that force is given by Pp into A। now tell me what is Pp? rho g x into A, this is force acting on upper surface, force acting on upper surface at point P, ठीक है ना? Similarly, if we are going to solve at point Q, at point Q you will see the thrust is given by pressure at point Q into area। now what will be the pressure at point Q? it will be rho g L minus L plus x into A, this is F2। this much force is acting from base and this much force is acting at the top, ठीक है? बेस में लग रहा होगा बेटा थ्रस्ट, तो ऐसे लग रहा है, थ्रस्ट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स। नाउ F2 फोर्स इसको क्या कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है and this force is pushing in downward direction। which force is greater? बॉटम वाला फोर्स ग्रेटर होगा। why this force is greater? प्रेशर ज्यादा है ना उस पॉइंट का, और प्रेशर ज्यादा है तो फोर्स ग्रेटर होगा। तो मुझे लिखना होगा सिंस F2 फोर्स इज ग्रेटर देन F1। तो मुझे ये बताइए बेटा एक नेट फोर्स यहाँ लग रहा होगा कि नहीं? कैसा नेट फोर्स लग रहा होगा? F2 माइनस F1 के फॉर्म में। और ये नेट फोर्स कैसे निकलेगा? इट इज गिवन बाय F2 माइनस F1, दिस इज ओके। नाउ करना क्या है आपको? नाउ यू विल सबट्रैक्ट दिस वैल्यू बाय दिस वैल्यू। सबट्रैक्ट करोगे तो दोनों में से एरिया कॉमन है, बाहर निकाल लो, एरिया इज कॉमन, ठीक है ना? यहां क्या रह जाएगा बेटा? रो जी एल प्लस एक्स। नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग रो जी, तो रो जी एल प्लस रो जी एक्स बनेगा, ठीक है? और माइनस करके यहां से क्या बनेगा बेटा? रो जी एक्स अगेन plus rho gx minus rho gx, this two will cancel out। what is remaining now? the remaining term will be a times of rho g L, so it is rho g a into L। now tell me what is a into L? this is volume of liquid displaced by the body। अब बोलोगे सर volume of liquid displaced by the body क्यों है? बेटा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इसलिए है क्योंकि इतना वॉल्यूम, आप देखिए बॉडी पूरी तरह से लिक्विड के अंदर है, तो जितनी बॉडी की वॉल्यूम होगी उतना ही लिक्विड वो डिस्प्लेस कर रहा होगा। तो मैं यहाँ पे एरिया इनटू लेंथ लिखता हूँ, बट दिस इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड displaced, okay? now see this F net becomes rho v g, ठीक है? F net किधर लग रहा है? नेट फोर्स कहां लग रही है? इट इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब बेटा एक फोर्स है जो बॉडी में क्या कर रही है? नीचे से लग रही है ऊपर की तरफ। अब ये नीचे से ऊपर लगने वाली फोर्स क्या करेगी? बॉडी को
ऊपर ढकेलेगा, ठीक है। अब मुझे बताइए बॉडी का वेट कितना है? द वेट ऑफ दिस बॉडी इज mg, एक्चुअल वेट। और इस वेट में एक वेट कितने का, एक फोर्स रो वीजी का माइनस हो जाएगा, तो एक्चुअल वेट से बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा बॉडी का वेट? बॉडी की वेट क्या हो जाएगी? अपैरेंट वेट। नाउ सी वन थिंग बेटा, ये जो F net हमने निकाला है, दिस F net इज कॉल्ड एज अपथ्रस्ट फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट। थ्रस्ट क्यों बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? बिकॉज इट इज फोर्स ऑफ प्रेशर। फोर्स ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड एज थ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्यों बोल रहे हैं? अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है थ्रस्ट, ओके। इसी का नाम होता है बेटा buoyancy। दिस इज कॉल्ड एज buoyancy, upthrust, और दिस इज वेट ऑफ लिक्विड व्हिच इज डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो आर्किमिडीज एक सिंपल सी बात बोलना चाहता था वो कि जितनी बॉडी लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है उतना ही अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा और उतना ही वेट बॉडी का रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? तो कभी भी किसी भी बॉडी को अगर बेटा आप लिफ्ट करते हो किसमें, किसी फ्लूइड के अंदर, तो आप उसके एक्चुअल वेट को कभी नहीं फील करोगे, आप उसके रिड्यूस्ड वेट को माइनस करके फील करोगे, अपैरेंट वेट को फील करोगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है मेरे पास। अब बताइए बेटा, अगर मैं एक मेरे पास बहुत बड़ा रुई का पीस है, ठीक है ना, मैं उसको मेजर करता हूँ एयर में और वो मुझे मिलता है 1 किलोग्राम, ठीक है ना। मेरे पास एक बहुत बड़ा कॉटन है, कॉटन का पीस है, मैं मेजर करता हूँ, इट्स वेट इज 1 किलोग्राम। कॉटन यू नो, ठीक है ना क्या होता है ना। अब उस कॉटन को अगर बेटा आप वेट कर रहे हो ना 1 किलोग्राम, तो आपको पता है उसका वेट 1 किलोग्राम से ज्यादा होगा। कोई बताएगा क्यों? बेटा 1 केजी कॉटन मीन्स व्हाट? वॉल्यूम सोचिए आप। कॉटन तो वैसे ही डेंसिटी में कम होता है, कॉटन की डेंसिटी कम होती है कि नहीं? तो कॉटन अगर मैं 1 किलो कंसीडर करता हूँ तो कितने सारे वॉल्यूम के एयर को हटाएगा वो, जितने जगह में होगा। दिस कंप्लीट क्लास इज फिल्ड विद एयर, और एयर फ्लूइड है कि नहीं है? फ्लूइड, ठीक है। अब कोई भी बॉडी अगर फ्लूइड के अंदर होगा तो उसका वेट कुछ रिड्यूस हो जाएगा। आप पता है आपको, अगर मैं इस एयर से निकाल कर वैक्यूम में ले जाऊं, वैक्यूम मतलब जहां एयर नहीं है, तो वहां आपका वेट ज्यादा मिलेगा। व्हाई योर वेट इज ग्रेटर? क्योंकि अभी आप एयर में खड़े हो, एयर इज अ फ्लूइड, और वही काम हो रहा होगा जो इस रेक्टेंगुलर पीस के साथ हो रहा था। इस रेक्टेंगुलर पीस का वेट क्या हुआ है? कुछ कम हो गया है उसके लिक्विड के अंदर आने से, ठीक है। तो आप लोग भी तो एक फ्लूइड में हो, आपका जो भी वेट होगा ना बेटा, वो वेट एक्चुअल नहीं है, दैट इज अपैरेंट, और आपका एक्चुअल वेट कुछ ज्यादा होगा, ठीक है। अब आपकी डेंसिटी तो बहुत ज्यादा है, आपने वॉल्यूम भी उतना ऑक्यूपाई नहीं किया है, और एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है ना। एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, तो एयर जो अपथ्रस्ट लगाता है वो भी बहुत कम होता है। उसके लिए अब आपको क्या करना होगा? वॉल्यूम को बढ़ाना होगा। तो मैंने एग्जांपल दिया आपको कॉटन का। अगर मैं 1 केजी कॉटन लेता हूँ तो वो सोचिए वॉल्यूम में कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा वॉल्यूम में, काफी सारे एयर को डिस्प्लेस करेगा। तो आपको जो कॉटन बेटा 1 किलो लगेगा, किसमें? 1 केजी लगेगा कहाँ पे? एयर में। उसका वेट एक्चुअल 1 केजी से ज्यादा होगा, ठीक है ना। 9th में ये क्वेश्चन आपने किया भी है। 9th में क्वेश्चन पूछता है इफ वी हैव अ बार ऑफ 1 केजी आयरन, ठीक है ना, एंड वी हैव कॉटन ऑफ 1 केजी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि वैक्यूम में ले जाऊंगा तो किसका वेट ज्यादा होगा, ठीक है ना। दोनों का वेट क्या था? 1 केजी था, लेकिन सोचिए बेटा 1 केजी आयरन बार में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा? बहुत कम। और 1 केजी कॉटन ने बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा। जितना ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा उतनी ज्यादा वेट रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो अभी बहुत सारी चीजें जो है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के अंदर हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपने अपथ्रस्ट लिखा है, इसको जल्दी से कंप्लीट करिए, यहाँ से कंप्लीट करिए। व्हाट इज योर अपथ्रस्ट? अपथ्रस्ट इज रो वी जी, इज इट क्लियर? अब बेटा यही जो फोर्स होता है ना, ये बॉडी के वेट को कम कर देता है। और एक कमाल की बात है कि अपथ्रस्ट वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो मुझे ये बताइए, अगर मैं अपैरेंट वेट निकालूंगा तो अपैरेंट क्या मिलेगा? योर अपैरेंट वेट विल बी एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट इसमें से कम हो जाएगा क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है।
ये अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो एक्चुअल वेट क्या हो जाएगा, ओके। नाउ यहीं से थोड़ा थोड़ा आपको जो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन होता है वो फील हो रहा होगा। देखिए बेटा, अगर ये वाला फोर्स छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो बॉडी कहां जाएगी, ऊपर। एक्चुअल वेट अगर छोटा होगा और ऊपर ढकेलने वाला फोर्स बड़ा होगा, बॉडी कहां जाएगा, ऊपर जाएगी ना। ये फोर्स अगर बड़ा होगा, ये छोटा होगा, बॉडी कहां जाएगी, नीचे जाएगी। और अगर दोनों फोर्स बैलेंस हो जाए तो, दोनों फोर्स बैलेंस हो जाए तो बेटा बॉडी बैलेंस हो जाएगा, आधे लिक्विड के अंदर जाएगा और बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो आगे जाके हम लोग अब देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन मैं बताता हूं आपको, चलिए। सो नेक्स्ट हेडिंग इज योर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। जब आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ लेते हो बेटा, देन जो नेक्स्ट टर्म आता है दैट टर्म इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, क्योंकि वही डिफाइन करेगा कि कौन सी बॉडी फ्लोट करेगी और कौन सी बॉडी फ्लोट नहीं करेगी, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में मैं कंडीशन 1 बना रहा हूं। इस कंडीशन 1 में जानना चाहते हैं हम लोग ऐसे बॉडीज की कंडीशन जो कि डूबेगी, ठीक है ना। द बॉडी विच विल श्रिंक डाउन, okay, so the body which shrink into liquid. Now tell me the case, what will be the case to sink? The case to sink will be your apparent weight will be downward. Apparent weight क्या आना चाहिए बेटा, डाउनवर्ड आना चाहिए। When apparent weight is downward, then only your body will sink down, ठीक है ना। बॉडी को अगर डूबना है तो apparent weight को डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना होगा। मुझे ये बताइए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में apparent weight कैसे आएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में apparent weight तब आएगा जब एक्चुअल वेट बड़ा हो, डाउनवर्ड फोर्स बड़ा हो और अपवर्ड अपथ्रस्ट फोर्स उससे छोटा हो। Is it clear? So if your apparent weight will be downward, the body will shrink down. ये कंडीशन समझ में आ गई, ठीक है ना। So to shrink down, apparent weight will be downward, ठीक है। Now एक चीज और देखिए, अब मैं काम कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ apparent weight is equal to actual weight minus upthrust, ठीक है। एक कंडीशन आप सोचिए बेटा कि आपकी जो बॉडी है वो लिक्विड के अंदर डूब रही है, जो बॉडी है वो लिक्विड के अंदर डूब रही है। इस बॉडी की वॉल्यूम v है, डेंसिटी सिग्मा, ठीक है ना। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द मास ऑफ दैट बॉडी। इस बॉडी का मास क्या होगा? योर मास विल बी सिग्मा इनटू v। इज इट क्लियर? मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो बॉडी की डेंसिटी सिग्मा, बॉडी का वॉल्यूम v, मास विल बी डेंसिटी इनटू what will be the weight of this body? It is m into g, or it will be written as sigma vg. Is it clear? It is written as sigma vg. This is also weight. Weight की है ये, but this is weight in terms of density. This is weight in terms of mass. ठीक है? तो अगर मैंने एक्चुअल वेट को क्या रख दिया, सिग्मा vg, माइनस करना होगा इससे किससे, अपथ्रस्ट से, एंड अपथ्रस्ट इज रो vg. you know what is sigma, what is rho? Rho is density of liquid and sigma is density of body. क्या मिलेगा? vg दोनों में से कॉमन है, सिग्मा इज सिग्मा माइनस रो vg, ठीक है। अब एक चीज देखिए बेटा, ये apparent weight पॉजिटिव तब बन पाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेटा मैं बोल रहा हूँ दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव डायरेक्शन। इसी डायरेक्शन में अपना वेट था, एक्चुअल वेट इसी डायरेक्शन में था,
अब थ्रस्ट फोर्स क्या हो जाएगा, उल्टे डायरेक्शन में हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा थ्रस्ट। नाउ यू विल सी, अगर रिजल्टेंट वैल्यू को पॉजिटिव बनना है, मतलब एपेरेंट वेट को पॉजिटिव बनना है, तो एक्चुअल वेट को बड़ा होना है अब थ्रस्ट से, तभी तो बॉडी कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी ना। अब एक चीज देखिए आप, अगर एपेरेंट वेट को पॉजिटिव बनना है तो इसका मतलब ये है कि सिग्मा रो से ज्यादा होना चाहिए, देन ओनली योर एपेरेंट वेट विल बी पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात? तो जब आपकी सिग्मा रो से बड़ी होगी, मतलब सिग्मा मींस बॉडी की डेंसिटी, रो मींस लिक्विड की डेंसिटी, बॉडी की डेंसिटी में बोल रहा हूं ग्रेटर है किससे, लिक्विड की डेंसिटी से, बॉडी हमेशा श्रिंक करेगा। लाइक अ पीस ऑफ आयरन बॉल अगर मैं छोड़ दूं किसमें, वाटर में, क्या होगा, इट विल सिंक डाउन। व्हाई इट विल सिंक डाउन? बिकॉज आयरन बॉल की जो डेंसिटी है दैट विल ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, अच्छा मैंने मरकरी को छोड़ा बेटा वाटर में, श्रिंक करेगा या फ्लोट करेगा, इट विल सिंक डाउन। Density of mercury is 13 times greater than density of water. That's why the relative density of mercury is 13. बताया था कि नहीं? तो अगर आप मरकरी के बबल्स छोड़ो या बॉल छोड़ो, बबल नहीं बोलेंगे, बॉल छोड़ो, ड्रॉप छोड़ो, वाटर में हमेशा वो श्रिंक करेगा। ठीक है ना? So some example in which your body gets shrink down, that will be mercury, iron balls वाटर में डाल के क्या होगा, इसी कंडीशन को फॉलो करेगा। समझ में आई बात? चलिए अब वो कंडीशन देखते हैं जहां पे बॉडी फ्लोट करेगा। ठीक है ना, बॉडी अगर फ्लोट कराना है बेटा, आपने बैलून्स देखे होंगे। नाउ टेल मी व्हाई बैलून फ्लोट्स, व्हाई बैलून फ्लोट्स, एयर बैलून्स देखे ना, ठीक है, जो धीरे धीरे ऊपर जाता है, लिफ्ट करता है खुद को, एयर बैलून्स। ठीक है ना, वो नहीं देखा होगा बेटा तो आपने डस्ट तो देखा ही होगा, स्मोक के साथ जो डस्ट होते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, दे विल फ्लोट, दे विल फ्लोट। अब मुझे ये बताइए कि कोई जो बलून होता है बेटा वो फ्लोट क्यों करता है? बैलून लगाएगा बेटा क्या, अपना एपेरेंट वेट, कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना, बलून पे अपथ्रस्ट लगेगी किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर अपथ्रस्ट ग्रेटर हुआ बेटा किससे, एपेरेंट से, तो फिर आप देखिए जो एक्चुअल वेट है वो नेगेटिव बन जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव कौन सी डायरेक्शन की, अपवर्ड डायरेक्शन। सो अगर मैं बोलता हूं कि द बॉडी विल फ्लोट, द बॉडी विल फ्लोट, तो बॉडी विल फ्लोट के लिए कंडीशन क्या है, ठीक है ना, फॉर द बॉडी टू फ्लोट इन फ्लूइड, आपका एक्चुअल वेट कहां आना चाहिए, सॉरी नॉट एक्चुअल, दिस इज एपेरेंट वेट कहां आना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में एपेरेंट वेट तब आएगा जब अपथ्रस्ट ग्रेटर होगा और एपेरेंट स्मॉलर होगा। इन दिस कंडीशन द बॉडी विल फ्लोट अप इनटू द लिक्विड। ओके, इज इट क्लियर? कुछ एग्जांपल्स बताइए इसके, बैलून मैंने बताया, ठीक है ना, देन योर डस्ट इज फ्लाइंग विद स्मोक, स्मोक को देखा होगा आपने, स्मोक लिफ्ट होने लगता है बेटा एयर में, क्यों, क्योंकि एयर जो अपथ्रस्ट लगा रहा होगा स्मोक में, वो स्मोक के वेट से ग्रेटर होगा, तो एपेरेंट वेट कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो स्मोक्स जो होंगे वो नीचे आने की जगह में कहाँ जाने लगेंगे, ऊपर लिफ्ट होने लगेंगे। इज इट क्लियर? So this is the second condition in which body float. ठीक है, अब बॉडी फ्लोट होना है तो मुझे ये बताइए, ये वाले फॉर्मूले से देखकर सिग्मा ग्रेटर होगा या रो ग्रेटर होगा? एपेरेंट वेट को क्या बनना है, नेगेटिव बनना है ना, और एपेरेंट वेट को अगर नेगेटिव बनना है, दैट मींस इन दिस कंडीशन योर रो विल बी ग्रेटर देन। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी बॉडी आ जाए बेटा जिसकी डेंसिटी लिक्विड से कम है, तो वो हमेशा क्या करेगा, राइज करेगा, मींस फ्लोट करेगा इनटू लिक्विड। इज इट क्लियर? एग्जांपल्स के साथ देखेंगे आप सारे। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन देखते हैं हम, जो बैलेंस वाला बताया था मैंने। ठीक है, मान लीजिए एक वुड का पीस है, एक वुड के पीस को आप वाटर में डाल के देखना,
ना तो वो पूरी तरह से श्रिंक करता है, ना वो पूरी तरह से फ्लोट करता है। उसका कुछ हिस्सा पानी के अंदर होगा और कुछ हिस्सा पानी के बाहर होगा, ठीक है। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पार्शियली फ्लोट, व्हेन योर बॉडी इज पार्शियली फ्लोट इनटू लिक्विड। पार्शियली फ्लोट का मतलब समझ में आता है, ना ही पूरा तरह से डूबा है, ना ही पूरी तरह से फ्लोट कर रहा है। सम पार्ट ऑफ बॉडी इज इनसाइड लिक्विड। जो फर्स्ट सबसे पहले केस जो मैंने बताया था आपको, ये वही वाला केस है। इज इट क्लियर? बता रही है समझ में? नाउ सी, मुझे ये बताइए बेटा, अगर बॉडी पार्शियली फ्लोट करेगा लिक्विड के अंदर तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? व्हाट विल बी द कंडीशन? अगर W apparent पॉजिटिव हुआ तो बॉडी विल श्रिंक डाउन, W apparent नेगेटिव हुआ बॉडी विल राइज, ठीक है ना, और फ्लोट। ओके, नाउ अगर मैं बोलता हूं बेटा अगर W apparent 0 हो गया तो when W apparent becomes 0, in this condition your body will partially shrink or partially float. Okay, अब मुझे ये बताइए W apparent कब 0 होगा? When we get a condition in which W actual is equal to upthrust. देखो actual में से upthrust माइनस हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर अपथ्रस्ट अगर क्या कर रहे हैं, एक्चुअल वेट को 0 बना दें, एक्चुअल वेट के इक्वल हो जाए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर, मतलब बॉडी डूब रही है। अब ये सोचिए बॉडी जैसे जैसे डूबेगी जो डिस्प्लेस्ड अमाउंट ऑफ वाटर है वो बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डिस्प्लेस्ड अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ेगा वैसे वैसे अपथ्रस्ट भी बढ़ेगा। अब ये इमेजिन करिए कि एक ऐसी कंडीशन आ गई जहां अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या हो गई, एक्चुअल वेट के इक्वल हो गई। वहां पे क्या होगा, दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी और बॉडी जो है वो पार्शियली फ्लोट कर रहेगा। ये कंडीशन आप देखिए, यहाँ पे बोलता हूँ बेटा एक्स लेंथ अंदर डूबा हुआ है और टोटल लेंथ कितना है बॉडी का, एल। मुझे ये बताइए कितना लेंथ फ्लोट कर रहा है? एक्स लेंथ इज इनसाइड लिक्विड, टोटल लेंथ इज एल, द लेंथ विच इज आउटसाइड द लिक्विड इट इज एल माइनस एक्स। इज इट क्लियर? कितना लिक्विड फ्लोट कर रहा है। चलिए अब अपन कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं। अगर apparent weight 0 है, it means what? If apparent weight is 0, that means actual weight of body is balanced by W displaced या upthrust force ने क्या कर दिया, एक्चुअल वेट को बैलेंस कर दिया है। एक्चुअल वेट का फॉर्मूला बताइए। एक्चुअल वेट इज सिग्मा Vg। एक्चुअल वेट इज what is upthrust? Rho V dash G। यहीं पे आपको गलती करते हो, it is rho V dash G। आप देखिए पूरी तरह से बॉडी लिक्विड के अंदर नहीं है, V क्यों लिखूंगा मैं, क्या लिखेंगे आप, V dash। Now what is body volume? Volume of body is area into length into G। Is it clear? This is actual weight, this is upthrust, दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, दोनों को इक्वल बना दिए। Now this will be rho, what is V dash? A into X into G। This A will cancel out, G will cancel out, ठीक है। Now tell me what is X? Your X becomes sigma by rho, ठीक है ना। L is there, L को यहां लिख लो चलेगा बेटा। what is this? what is x by L? what is x by L? कई बच्चों को नहीं पता होगा, पक्का बता रहा हूं। परसेंटेज का नाम सुना है कभी किसी ने? सबने अपने में आया परसेंटेज? हाँ ठीक है बेटा, परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन। कभी भी कोई भी फ्रैक्शन होता है ना, वही परसेंटेज होता है। इसे मैं क्या करूंगा पता है, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ बॉडी विच इज इनसाइड लिक्विड, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ बॉडी विच इज, ये एकदम कमाल की बात है, ठीक है ना। जब तक बच्चों को कोई एग्जांपल नहीं दो ना तब तक समझ में नहीं आती है चीजें। आपको मैं बताता हूँ, जैसे आपने बेटा आइस देखा है, जब उसको पानी के अंदर डालोगे
तो क्या आइस पूरी तरह से सरफेस पे फ्लोट करता है? उसका कुछ हिस्सा डूब जाता है, कुछ हिस्सा तैर रहा होता है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपका आइस अगर कुछ है, मतलब मान लीजिए आपने कोई भी साइज की आइस कंसिडर करी, किसी भी साइज की, जब आप उसको पानी में डालोगे तो मैं ये बता सकता हूँ उसका कितना फ्रैक्शन ऑफ पार्ट पानी के अंदर होगा और कितना फ्रैक्शन ऑफ पार्ट पानी के बाहर होगा। ठीक है ना? टाइटैनिक वाली मूवी सबने देखी है, ठीक है ना? फ्लोट करता हुआ माउंटेन, आइस का आइसबर्ग जिसको बोलते हैं हम, ठीक है ना? उस आइसबर्ग का बता सकते थे अगर कितना पोर्शन बाहर दिख रहा है, ठीक है ना, आउटसाइड एयर, तो कितना पोर्शन लिक्विड के अंदर होगा। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है और वो कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, इसी को पढ़ेंगे बेटा क्या? दिस इज फ्रैक्शन ऑफ बॉडी विच इज इनसाइड लिक्विड। देखो बॉडी का टोटल लेंथ क्या था? L। कितना पार्ट उसका लिक्विड के अंदर है? So this is fraction of part which is inside liquid. इसी को पढ़ते हैं हम, fraction of part which is inside liquid। इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए बेटा, क्या बन जाएगा ये? This is percentage of part which is inside liquid। Now tell me what is sigma by rho? Density of body upon density of, अगर इसको मैं water बना दूं, so this will be written as relative density। Is it clear? अब आपको पता है बेटा वुड के लिए या आइस के लिए आई थिंक ये वैल्यू होती है 0.7 के आसपास, 0.7 के आसपास। 100 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है तो 100 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। नाउ टेल मी, अगर मैंने आइस जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 0.7 है बोली, वो पानी के अंदर डूबा होगा, क्या परसेंटेज पानी के अंदर होगा? 0.7 into 100 is 70%। कितना पोर्शन फ्लोट कर रहा हो? 30%। इज इट क्लियर? देखिए कितनी कमाल की कैलकुलेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये थर्ड वाला केस होता है, इससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। कभी पूछ लिया जाएगा व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ पार्ट व्हिच इज आउटसाइड द लिक्विड। ठीक है, वैसे ही मैं क्या करूंगा, वुड की रिलेटिव डेंसिटी बता दूंगा आपको, और वुड की रिलेटिव डेंसिटी में बोलूंगा किससे कम है? 0.7। ठीक है ना? मैं पूछूंगा आपसे कि आप फाइंड आउट करिए यहाँ पे कितना पोर्शन फ्लोट करेगा और कितना पोर्शन श्रिंक करेगा। द थर्ड केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? इतना